So, hello, Bacho. So, today we will try to understand uh, those questions which they have asked in 2024 main examination. We will try to understand the approaches, we will try to understand the themes, we will try to understand the requirements of those questions. Fine. And we will also try to see that can we manage those questions with some popular books or we need समथिंग न्यू। जैसा कि आप जानते होंगे बच्चों कि पेपर वन में खासकर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत पॉपुलर नहीं थे, उनको आप पॉपुलर नहीं मान सकते। तो क्या उनके लिए कोई नया सोर्स हमें ढूंढना होगा? बिल्कुल नहीं, है ना बच्चे? ऐसी बात नहीं है। सेम जो सोर्स हम आप यूज करते हैं हमें उसी को यूज करना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन अप्लाइड थे, लेकिन जो क्वेश्चन अप्लाइड थे अगर आप उस पर राइट कुछ लिखोगे, कुछ लिखने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स। फाइन। मैप रिलेटेड टॉपिक्स या साइट्स, of course there were some current affairs right related sites they have mentioned, and of course those current affairs site, prehistoric and megalithic, they are difficult to manage. Last year also they have right, they already asked some question in site which was difficult to manage. लेकिन ये दिमाग में आपको रखनी है कि तीन चार ऐसे साइट्स होंगे जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे। जो पैटर्न दिख रहा है उससे लग रहा है कि जो साइट्स होंगे वो कॉम्प्लिकेटेड होंगे। फाइन, बट रेस्ट you have to try, you have to manage, and it is possible only through regular practice. Fine. So we are starting without wasting your time, and I'm giving you probable site, the answer of the question number one, and then gradually we will discuss question number 2, 3, 4 like this. So today we will take up a short session on paper one. Right बच्चे? Right. तो शुरू करते हैं. So the first question is related to map. आप सबको पता होगा कि they are giving you a map. So I am sorry that we don't have a clear map. So it was not available. So therefore I have to use this only. राइट तो ये बहुत क्लियर नहीं है लेकिन एक आइडिया आपको दे देगा। तो इस मैप में बच्चे आप सबको पता होगा कि मैप में 20 साइट्स होते हैं, 20 हिंट होते हैं और आपको रिकॉग्नाइज करना होता है। फाइन। सो सपोज क्वेश्चन नंबर वन, दैट प्री हिस्टोरिक साइट। सो प्री हिस्टोरिक साइट इज इन उड़ीसा. It is difficult to catch because Kalahandi area generally prehistoric sites are not very popular, है ना? उड़ीसा के कालाहांडी एरिया के prehistoric site बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी राइट दिस वाज इन न्यूज राइट. सो तो therefore they have asked. So the answer of first would be Gudahandi. Then second, area of petroglyph. बच्चे दिस वाज ऑल्सो इन न्यूज, है ना? ये भी न्यूज में था, इसीलिए उन्होंने पूछा है. राइट आप देखोगे तो आपको लगेगा कि दैट रत्नागिरी एरिया वाज इन न्यूज फॉर पेट्रोग्लिफ. सो रत्नागिरी शुड बी द राइट आंसर. देन झारखंड सिंहभूम एरिया न्योलिथिक साइट दे हैव आस्क्ड. सो बारूदेह वुड बी द आंसर एंड इट इज easy to handle probably, right? Then you have Harappan site, Rakhigari. So Rakhigari is always in news. Then fifth one, Buddhist monastery, Mughal Mari, right? This is difficult probably because, right, Sompura Vihar and other viharas, they are now in Bangladesh. So Buddhist monastery, it is considered as the largest one. So therefore they have asked, right? तो ये बात दिमाग में आपको रखनी है कि कुछ साइट जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, आपको क्या सबको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, वो सारे साइट्स किसी न किसी रूप में करंट अफेयर्स में थे. लेकिन हिस्ट्री का करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि लास्ट ईयर आया हुआ था. लास्ट 3-4 सालों में अगर किसी न किसी वजह से
वो हमारे न्यूज़पेपर का हिस्सा रहा है, तो दे हैव द टेंडेंसी टू आस्क दैट। तो ये बात, ये ट्रेंड आपको दिमाग में रखनी है कि हमारे हिस्ट्री के मैप साइट में कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड साइट भी पूछे जाने लगे हैं। ये 3-4 सालों से दिखता है। जनरली पहले पॉपुलर साइट पूछे जाते थे, लेकिन अब पॉपुलर साइट के अलावा राइट कुछ नए साइट्स भी पूछे जाते हैं। फाइन, सपोज चालकोलिथिक साइट, मध्य प्रदेश, नवदा तोली, इट इज इजी टू हैंडल। देन you have right Neo-Chalcolithic site in Ganeswar, Neo-Chalcolithic site. Then megalithic site with rock art, it is slightly confusing, but it was also in news, right, in the Coimbatore area. Then Mahajanpada's capital and associated with Buddha's miracle, Sravasti. So it is probably right not that difficult to recognize. Then hominid fossil find site Hathnaura, so it was probable, right? So this is easy. Major rock edict of Asoka, right? So Uttarakhand, Dehradun, Kalsi, so it is easy to handle, right? आप में से जिन्होंने भी थोड़ी सी भी right हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वो ये बिल्कुल कर पाएंगे। Then ancient trade center, right, Dantapuram village in the Srikakulam district. Stone inscription recording land grant, Nasik. शिवा टेम्पल नेम्ड आफ्टर फैमिली रिलेशनशिप, सीरपुर, है ना बच्चे। तो ये टिपिकल लगता है, लेकिन पहले उन्होंने पूछा हुआ है ना। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हुआ है तो चाहे सीरपुर हो या दा पर्वतिया हो, ये टिपिकल है, लेकिन पहले उन्होंने पूछा हुआ है। सो दीज आर नॉट दैट डिफिकल्ट टू हैंडल। देन प्लेस ऑफ आर्ट रिलेटेड इंस्क्रिप्शन, सित्तानवासल। Place of inscription of 3 languages, Maski, right? Then temple site where 3 styles of temple architecture, Dravidian, Nagara and Vesara, तीनों। तो ऑफ कोर्स चालुक्याज और बादामी के टेम्पल्स आप सबको पता है 3 जगह पाए जाते हैं, ऐहोल में, बादामी में, पट्टाडकल में। सो पट्टाडकल कैन बी द राइट आंसर। देन जैन पिलग्रिमेज साइट Palitana in the Bhavnagar district. Then Shiva temple of Gupta period, right? It is in northeast, Da Parvatiya, Assam. And then the megalithic monumental site, Wangchia, right? So in Mizoram, of course, this is difficult. It was in news, right? Current affairs related. So megalithic monumental site in Mizoram, it is not easy to handle. तो 5-6 ऐसे साइट पूछे गए हैं जो डिफिकल्ट है। अगर आपसे भी नहीं हुआ है तो कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डिफिकल्ट सबको लगेगा, राइट? विश्वास करिए कि ये डिफिकल्ट ये सबको लगेगा। स्ट्रेटजी वही है कि जो आसान है वो आपने किया हुआ हो, है ना। तो अगर वो आपने किया हुआ है तो यू आर स्टिल इन रेस। सो दिस इज वन राइट स्ट्रेटजी वी अडॉप्ट इन सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन। फाइन बच्चे, सो दिस इज मैप एंड just I try to right give you the most popular answer. Fine, and you have to write 30 words on them, and whenever you are writing 30 words on them, you are writing the location, you are writing the general features of this site, and you are also writing some special point, है ना। जब हथनौरा की बात होगी तो some general point होगा और कुछ special point भी होगा, है ना। किसने डिस्कवर किया है, राइट? तो वो कुछ स्पेशल पॉइंट भी अगर आप लिखेंगे, इंफॉर्मेशन लिखेंगे, तभी फुल मार्क्स मिलते हैं। तो ये दिमाग में रखना है कि केवल रिकॉग्नाइज करना नहीं है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लिखना होता है ना। हम लोग पहले ये मानते थे कि केवल रिकॉग्नाइज कर लें और कुछ भी लिख दें तो मार्क्स मिलता है, ऐसी बात नहीं। रिकॉग्नाइज करने के बाद आपको लिखना भी होता है इंफॉर्मेशन, राइट? 30 वर्ड्स यू हैव टू राइट। फाइन, नाउ बच्चे, now coming to the theoretical questions. So as you all know that in one question you have 3 questions. For example, question number 2, you have 20 marks question, 15 marks question, and then again 15 marks question, right? So 10 marks question you are writing around 150 word. So of course
15 marks question, you have to write around 200 words, and right, 20 marks question, so it is minimum 250 words you have to write. Fine. Now, coming to question number 1. Question number 1 is, Harappan art contributes to our understanding of their aesthetic sensibilities in addition to spiritual and ritualistic life. Comment. है ना बच्चे? First important thing you have to remember that question is comment. Question is comment. It's not that you will prove that yes, Harappans had aesthetic sensibilities, and of course they had idea about spiritual and ritualistic life, right? Of course Harappan believed in that. No, you can say question of not accepting it, but question is comment. Why question is comment? बच्चे, हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चन में आप जब भी कुछ भी लिखते हैं तो हिस्टोरियंस का इनपुट जरूरी होता है। यह बात ध्यान से समझने की है कि हिस्टोरियंस का इनपुट जरूरी होता है। वो जीएस टाइप आंसर नहीं होना चाहिए। हिस्टोरियन का इनपुट कुछ स्टडीज है ना, जरूरी होता है। तो जहां कहीं पॉसिबल हो तो हिस्टोरियन को लाना पड़ता है, हिस्टोरियन को यूज करना पड़ता है, हिस्टोरियन के व्यूज को यूज करना पड़ता है ना। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यू हैव टू राइट कॉलोनियल व्यू पॉइंट, राइट? कॉलोनियल व्यू, colonial view, and colonial historiography or colonial historians suggested that Harappans had no art. Harappans had no art, right? They were devoid of artistic talent. जितने भी colonial historians थे वे शुरुआती दिनों में वे सभी कहते थे, मेसोपोटामिया से कंपेयर करते थे और कहते थे कि हरप्पन्स की जो चीजें मिली है उसमें आर्ट नहीं है। हरप्पन्स की जो बिल्डिंग है वो प्लेन है, यूटिलिटी बेस्ड है। तो हरप्पन्स के पास आर्टिस्टिक एबिलिटी नहीं थी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो वेन एवर यू आर इंट्रोड्यूसिंग दिस क्वेश्चन, you are introducing with this colonial viewpoint that generally, right, it was believed by colonial historians that Harappans had no appreciation for art, है ना। उनकी जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, वो डल है, प्लेन है, नीरस है, प्लेन है, उनमें आर्टिस्टिक टैलेंट नहीं था। ऐसी बात राइट कहते थे, लिखते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हरप्पन राइट एक्सकेवेशंस हुआ, स्टडीज हुई, तो धीरे धीरे पता चला कि नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बताती हैं कि हरप्पन्स के पास आर्टिस्टिक एबिलिटी था। एंड दिस हरप्पन आर्ट not only contributed, right, to, you can say, our knowledge regarding the religion, they had understanding of their understanding of aesthetic sensibilities also. तो ये शब्द है ना, उनको सौंदर्य बोध था। न केवल वो आर्ट में रुचि रखते थे, वे आर्ट को प्रॉपरली प्लेस करते थे, राइट जगह पे प्लेस करते थे। उनको ये सेंस था, उनको टेक्नोलॉजी थी, चाहे वो ब्रॉन्ज मेकिंग की हो, है ना, या इस सील्स पे कार्विंग की हो, तो उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास सेंस था, एस्थेटिक सेंस था। तो धीरे धीरे ये स्टडीज हुई और इससे ये पता चला। बच्चे, आप तो ये बात समझ गए कि इस क्वेश्चन में पहले हमें कॉलोनियल व्यू लिखना है,
उसके बाद हमें बताना है कि जो रिसेंट स्टडीज ये बताती है कि उनके पास आर्टिस्टिक एबिलिटी था, दे वेर नॉट डिवॉइड ऑफ आर्टिस्टिक एबिलिटी. एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू राइट द स्टडी ऑफ J.M. Canover. Canover. You have to write the study of J.M. Canover. फाइन. तो हमें J.M. Canover की स्टडी लिखनी पड़ेगी, तब जाके हमें आंसर आएगा, तब जाके हमें मार्क्स मिलेगा. एक्चुअली ये जो शब्द लिखा हुआ है बच्चे, that Harappan art contributes to our understanding of their aesthetic sensibilities in addition to spiritual and ritualistic life, it is actually based on the study of J.M. Canover. है ना? J.M. Canover की ये ओपिनियन थी कि हरप्पन आर्ट क्या है, इसका वैल्यू क्या है. J.M. Canover talked about high degree of craftsmanship in Harappan period. J.M. Canover ने अपनी स्टडी में बताया है कि हरप्पन पीपुल के पास हाई डिग्री ऑफ क्राफ्ट्समैन थी. J.M. Canover talked about that Harappan art had dual role. Right? Harappan art had dual role. One was functional and second was symbolic. So, J.M. Canover talked about Harappan art and he said that Harappan art represent, right, high degree of craftsmanship, and J.M. Canover talked about functional role of Harappan art and symbolic role of Harappan art. राइट. तो J.M. Canover के व्यू से हमें इस आंसर को इवॉल्व करना हो. फाइन. एंड देन you have to write examples of Harappan art. हम किसकी किसकी बात करेंगे, है ना? हम बच्चे बात करेंगे हरप्पन आर्ट में हरप्पन स्कल्पचर की. हरप्पन स्कल्पचर में भी you have stone sculpture, you have metal sculpture, you have terracotta images, you have different type of mother goddess, and you have to write how aesthetic sensibilities and then how spiritual and ritualistic life they are suggesting. है ना? Suppose headdress, है ना? Suppose the ornamentation, suppose the presentation of different animal in proper place. Right? So all this you have to elaborate. So actually in Harappan art you have to talk about their sculpture. In sculpture you have stone sculpture, you have metal sculpture, you have to elaborate it. Then you have to elaborate terracottas, different terracotta images you have. Then you have to elaborate their potteries, you have to elaborate ornaments, है ना? ornaments, you have to elaborate masks. Fine. So all this elaboration will give a sense, and whenever you are elaborating you are dividing it into two parts, spiritual and ritualistic life and aesthetic sensibilities. So Harappans had sense of art, Harappans had ability, right? They had technology, they had aesthetic sense, and they were also artistic people. Of course, we are getting ruined buildings. Of course, their architecture is not suggesting some decoration. It was plain. But we have sculpture. है ना? हमारे पास स्कल्पचर है, हमारे पास टेराकोटा है,
हमारे पास पॉटरी है, हमारे पास ऑर्नामेंट है, हमारे पास सील्स है ना बच्चे। सील्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कह लो तो। सो यू हैव टू एलैबोरेट सील्स ऑल्सो। फाइन। सो इन दिस मैनर वी कैन सजेस्ट that earlier, because of lack of evidence, some historian questioned the artistic abilities of the Harappans, but now we have sufficient studies to suggest that Harappan art contributes to our understanding of their aesthetic sensibilities, and right, they also talk about their spiritual and ritualistic life. Fine, done. So I hope you can manage it. मैंने बच्चे आपको ये केवल बताने की कोशिश की कि हमें थोड़ी राइट हिस्टोरियंस का हमारे पास इनपुट होना जरूरी है, तभी जाके हम वी कैन स्कोर बेटर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेगालिथिक बरियल प्रैक्टिसेस इन इंडिया। How far does the archaeological evidence from it help us to know the religious beliefs and cultural practices? Right. Megalithic. First, you will introduce megalithic culture. What is the meaning of megalithic culture? And then you have to write about different types. है ना? पहले आप megalithic culture को introduce करोगे. What is the significance of megalithic culture? हमारे पास अर्लियर कम आइडिया था बच्चे, लेकिन नाउ वी हैव सफिशिएंट आइडिया अबाउट मेगालिथिक कल्चर, मेगालिथिक बरियल्स। यू नो, इस कल्चर के बारे में हम फ्यूनररी प्रैक्टिसेस से जानते हैं, है ना, उनके बरियल्स से जानते हैं, है ना। तो मेगालिथिक मतलब बड़े बड़े पत्थर अपने बरियल्स के चारों ओर रखते थे, सजाते थे उनको। तो हम पहले मेगालिथिक कल्चर के बारे में बता देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे, और फिर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स की। तो किसी ने तो रिसर्च किया होगा कि डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है, मेगालिथिक बरियल का डिफरेंट टाइप क्या क्या है, किसी ने स्टडी किया होगा। तो ये तो लिखना पड़ेगा आपको, मेरी बात समझ रहे हो। तो नाउ यू हैव टू राइट डिफरेंट टाइप्स एंड देन यू हैव टू राइट हाउ दिस काइंड ऑफ एविडेंस, बरियल्स में जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है, ग्रेव गुड्स मिला है, उससे हमें उनके रिलीजियस बिलीफ या कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में क्या पता चलता है ना। उसमें जो आयरन गुड्स मिला है, उसमें जो एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स मिला है, उसमें एंथ्रोपोमॉर्फ्स राइट जो मिला है, तो हमें उनके आफ्टर लाइफ के बारे में, राइट, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में क्या क्या आइडिया लगता है, हमें वो बताना है। तो बच्चे इंट्रोडक्शन करेंगे एंड देन यू हैव टू राइट डिफरेंट टाइप्स, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बरियल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बरियल्स, है ना। हम डिफरेंट टाइप ऑफ बरियल के बारे में बताएंगे, राइट। यू हैव मेनहिर ऑल्सो, है ना बच्चे, यू हैव मेनहिर, है ना, मेनहिर होता है इस तरीके से। देन यू हैव राइट डॉलमेन, यू हैव टॉपिकल, यू हैव केंट सर्किल। तो अलग अलग टाइप है, अलग अलग टाइप का, राइट, हमारे पास अब हमारे पास अलग अलग टाइप का हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमारे पास बरियल्स है, राइट। एंड यू हैव द स्टडी ऑफ ए सुंदरा, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ ए सुंदरा you have the study of Rao, study of KP Rao, है ना। तो हमारे पास स्टडीज है और उसी स्टडी के आधार पे सपोज सुंदरा ने डिवाइड किया है, बच्चे सुंदरा ने डिवाइड किया है मेगालिथिक बरियल को, आपको वो लिखना पड़ेगा। You have chambered burials, you can say unchambered burials, you have
दो सम मेगालिथिक विच हैड नो बरियल्स, है ना, 3 तरह के डिवीजन किया ना सुंदरा ने, तो यू हैव टू राइट दैट। तो ए सुंदरा का डिवीजन हमें लिखना पड़ेगा। देन यू हैव टू एक्चुअली मेंशन कि चैम्बर्ड बरियल्स में भी 3 तरह के होते थे, अंडरग्राउंड, एबव द ग्राउंड, पार्टली अंडरग्राउंड, है ना। सो यू हैव डिफरेंट टाइप, है ना। सो यू हैव डॉल्मेन, यू हैव सिस्ट, यू हैव डोलमेनाइड सिस्ट, यू हैव सार्कोफेगस बरियल, यू हैव पिट बरियल, यू हैव केन बरियल। तो जितने टाइप्स हैं सुंदरा के स्टडी पर, वो सारे आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। आपको ड्रॉ भी करना पड़ेगा बच्चे, आपको ड्रॉ भी करना पड़ेगा। फाइन। सो सपोज दिस यू हैव टू ड्रॉ, राइट। तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चे। तो अलग अलग तरीके का ड्रॉ करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके का बरियल है, यू हैव टू ड्रॉ इट, है ना। और आपको ये लिखना पड़ेगा कि दे आर राइट, दे आर बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ए सुंदरा। डन। एंड देन फाइनली द लास्ट पार्ट यू हैव टू राइट द रिलीजियस बिलीफ एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो हम उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस को, चाहे वो एग्रीकल्चर के बारे में हो या आयरन ऑब्जेक्ट्स या बहुत सारे ऐसे चीज मिली है जो उनके आफ्टर लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बताता है। सो यू हैव टू राइट सम ग्रुप बरियल्स आर आल्सो देयर, सो इट टॉक्ड अबाउट देयर कम्युनिटी लाइफ्स। तो जो कुछ भी ग्रेव गुड्स मिला है, जो कुछ भी हमें ग्रेव गुड्स मिला है, उस आधार पे हमें लिखना पड़ेगा कि हम उनके कल्चर के बारे में, उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में हम क्या जानते हैं, है ना। वीपेंस मिला है, पॉटरी मिली है, ऑर्नामेंट्स मिला है ना, इंप्लीमेंट्स मिला है, आयरन एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंप्लीमेंट्स मिला है। तो और मैंने बताया कुछ मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट भी मिले हैं, मैंने बताया कि एंथ्रोपोमॉर्फ्स भी मिला है। तो हमें बताना है कि उस आधार पे हम एक लिमिटेड आइडिया हम मेगालिथिक बरियल के बारे में जानते हैं। फाइन। सो यू हैव टू राइट ऑल दिस इन दिस क्वेश्चन। फाइन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 and 2 जनरली राइट, हम लोग ये मानते हैं कि ये पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, ये पॉपुलर एरिया है, हम लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 3? दिस वाज वेस्टर्न छत्रपास। वेस्टर्न छत्रपास। तो वेस्टर्न छत्रपा को देख के डरने की जरूरत नहीं है। वेस्टर्न छत्रपा का मतलब सकाज है कि नहीं। वेस्टर्न छत्रपा का क्या मतलब हुआ? सकाज। तो सका के डिफरेंट ब्रांचेस थे। यू हैव द आइडिया अबाउट छहरात, कारदमक, आपने नहपान का नाम सुना होगा, रुद्र दमन का नाम सुना होगा, है ना बच्चे। तो हमें पहले वेस्टर्न छत्रपास के बारे में लिख देना है। हमें पहले सकाज या वेस्टर्न छत्रपास, जो वेस्टर्न सकाज थे, उनके बारे में लिख देना है। बताना है कि उनके ब्रांचेस थे, उन्होंने इन एरिया में शासन किया, लगभग मोर देन 200 ईयर्स दे रूल्ड, है ना। हमें रुद्रदामन और नहपान के बारे में हम जानते हैं, हमें बता देना है। तो हमें पहले वेस्टर्न छत्रपास के बारे में बता देना। उसके बाद हमें बताना है बच्चे कि उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर, ट्रेड और अर्बनाइजेशन में क्या था। तो इस क्वेश्चन में हमें उनके एग्रीकल्चर के बारे में बताना है, उनके ट्रेड के बारे में बताना है, उनके अर्बनाइजेशन के बारे में बताना है। ऊपर से लगता है कि इतना डिटेल तो हम लोग वेस्टर्न छत्रपास पढ़ते नहीं हैं। अरे इतना डिटेल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पोस्ट मौर्यन पीरियड तो पढ़ते हैं। आपको पता तो है कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ, इरिगेशन के लिए क्या डेवलपमेंट हुआ, ट्रेड में क्या डेवलपमेंट हुआ, कॉइन्स में क्या डेवलपमेंट हुआ, अर्बनाइजेशन में क्या डेवलपमेंट हुआ। यह बात तो पढ़ते हैं। पोस्ट मौर्यन पीरियड में एग्रीकल्चर, ट्रेड, अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं।
तो हमें वही बात यहां लिखना है, हमें बताना है कि कैसे वेस्टर्न क्षत्रपास दे प्रमोटेड एग्रीकल्चर। हमारे पास इंस्क्रिप्शन है, हमारे पास सुदर्शना लेक के बारे में इंफॉर्मेशन है, हमारे पास रोमन क्वाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन है, हमारे पास सिल्वर क्वाइन के बारे में इंफॉर्मेशन है ना बच्चे। तो उनका व्यापार होता था, क्वाइनेज सिल्वर क्वाइन बहुत सारे होड मिले हुए हैं। तो यू हैव टू राइट अबाउट दोज आइडियाज ऑफ पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो केवल इन्होंने पोस्ट मौर्यन पीरियड ना कह के वेस्टर्न क्षत्रपास कह दिया है। आई होप यू आर गेटिंग इट। आप इस पीरियड के एग्रीकल्चर के बारे में, ट्रेड के बारे में, अर्बनाइजेशन के बारे में हमें बात करनी है। डन? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। फाइन, वेस्टर्न छत्रपास के नाम से केवल राइट डरने की जरूरत नहीं है। फाइन, सो दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू संस्कृत, देयर अप्रोच वॉज टॉलरेंट। फाइन, तो सोशियो इकोनॉमिक, राइट, सोशियो इकोनॉमिक कह रहा है, सो यू हैव टू राइट दैट हाउ दे वर बिलीविंग इन इंक्लूसिव अप्रोच। फाइन, तो हमें वेस्टर्न छत्रपास को इंट्रोड्यूस करना है और इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करनी। डन? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज symbolic relationship between Buddhist establishment, traders, artisan guild, right, and royal support led to a close proximity of religion, economy and polity. तो एक्चुअली बच्चे आपको मौर्यन पीरियड और पोस्ट मौर्यन पीरियड, इन दोनों में हमें रिलीजन, इकोनॉमी और पॉलिटी, रिलीजन, इकोनॉमी और पॉलिटी में क्या संबंध था, हमें इसके बारे में बात करना है। इज दैट करेक्ट? ये बात समझ में आई? हमें एक लंबा सा पीरियड है, मौर्यन पीरियड और पोस्ट मौर्यन पीरियड, रिलीजन, इकोनॉमी और पॉलिटी में एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी थी। हमें वी हैव टू एग्जामिन दिस। कैन यू थिंक अबाउट इट नाउ? मौर्यन पीरियड में और पोस्ट मौर्यन पीरियड में रिलीजन, इकोनॉमी और पॉलिटी में राइट एक रिलेशनशिप था, एक लिंकेजेस था। हमें इसके बारे में बात करना है। क्या क्या दिमाग में आ रहा है आपके? ये क्वेश्चन किसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड नहीं है, हमें अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा। क्या मौर्यन पीरियड में रिलीजन, इकोनॉमी और पॉलिटी तीनों लिंक्ड थी कि नहीं थी? क्या बताते हैं आप बच्चे? यहां पर प्रोफेसर आर एस शर्मा का स्टडी ऑफ आर एस शर्मा, है ना, स्टडी ऑफ आर एस शर्मा। एक्चुअली मौर्यन पीरियड से पहले ही ये रिलेशनशिप दिखने लगा था, है ना, क्योंकि आर एस शर्मा ये कहते थे कि बुद्धिज्म या हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स के राइज के लिए स्टेट का होना, अर्बन इकोनॉमी का होना, न्यू इकोनॉमी का होना बड़ा जरूरी था। तो इस सोसाइटी में राइट यू विल सी दैट कि हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स का राइज हो रहा था। तो स्टेट, रिलीजन और इकोनॉमी तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, राइट। ये चीजें शुरू हो गई थी इवन मौर्यन पीरियड से पहले, बट दिस कॉन्टिन्यूड, राइट। तो हमें बताना है कि हाउ रिलीजन, इकोनॉमी और पॉलिटी तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करती थी, लिंक थी, और आर एस शर्मा की इस पर स्टडी है। फाइन,
और उन्होंने बताया कि पॉलिटी भी इसी रिलीजन और इकोनॉमी से लिंक्ड थी, रिलीजन भी इसी इकोनॉमी और पॉलिटी से लिंक्ड था, तीनों पूरक थे एक दूसरे को, सिंबॉलिक रिलेशनशिप था। फाइन। आप देखोगे कि ट्रेड रूट्स जहां जहां थे वहां पर राइट बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हो रहा था, है ना। तो you will realize this. So you have to talk about trade routes, you have to talk about guild, you have to talk about royal support. Of course there are some exception, कुछ ऐसे राजा हुए पोस्ट मॉडर्न पीरियड में लेकिन फिर भी उन्होंने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया। सपोज पुष्यमित्र सुंग के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज अगेंस्ट बुद्धिज्म, बट उन्होंने भी सांची और भरहुत स्तूपा को डेकोरेट करवाया। सो यू विल सी दैट लिंक द रिलेशनशिप ये मौजूद था। फाइन। सो ये हमें इसके बारे में, इस क्वेश्चन में हमें इसके बारे में हमें बताना है। डन। सो दिस इज ओपन एंडेड, है ना बच्चे, ये ओपन एंडेड है। व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग, राइट 200 वर्ड, यू विल गेट सम कनेक्शन। डन। देन discuss the role of Buddhism in shaping the socio-religious landscape of Mauryan period. Actually, you have to write here this, right? In this, you have to write how Dhamma. You have actually, this question is related to the policy of Dhamma. Discuss the role of Buddhism in shaping the socio-religious landscape of Mauryan Empire. तो हमें केवल मौर्यन एम्पायर में, हम खासकर अशोक के पीरियड में, you will see that how Buddhism, of course it was not promoted as a state religion, Buddhism was not a state religion, but Buddhism influenced Dhamma, है ना। धम्मा का जो कोर है वो उसमें बुद्धिज्म है। तो you have to write the Dhamma, the requirement of that age, right? You will see the different sect, Romila Thapar's study. So actually here you have to write about Romila Thapar, right? Study of Romila Thapar, है ना। स्टडी ऑफ रोमिला थापर। हमें इसके बारे में बताना होगा कि हाउ यू विल सी दैट बुद्धिज्म ऑफ कोर्स वाज इंपॉर्टेंट, इट वाज अप्रिशिएटेड, बट it was appreciated as a dhamma. Fine. So how it was used in, you can say, shaping the socio-religious landscape of Mauryan period. Fine. So हमें इसके बारे में इसमें बताना है। Now coming to question number 3C, discuss the evolution of state institution and taxation system from Rig Veda to period of later Vedic period. Right. तो हमें बताना है कि कैसे स्टेट सिस्टम और राइट ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। फाइन। तो कैसे स्टेट सिस्टम डेवलप हुआ, कैसे स्टेट सिस्टम डेवलप हुआ, हमें बताना है कि यहां पर ट्राइबल पॉलिटी थी। यहां पर पॉलिटी कैसी थी? ट्राइबल पॉलिटी थी। यहां पर जन बेस्ड पॉलिटी थी, जन बेस्ड, लीनियज बेस्ड, है ना। रोमिला थापर ने यूज किया है लीनियज बेस्ड ट्राइबल पॉलिटी थी। यहां पर रोल था असेंबलीज का, यहां पर रोल था असेंबलीज का, सभा, समिति, विदत, गण, राइट। तो रूलर एक चीफ के तरह का काम करता था। जो राजन्य वर्ड यूज हुआ है वो जो चीफ, मिलिट्री चीफ की तरह काम करता था। उसका काम था कोई टेरिटरी का रक्षा करना नहीं, उसका काम था जन की रक्षा करना, कम्युनिटी का वो लीडर हुआ करता था, है ना। तो ऋग्वेद में बड़ी प्रिमिटिव पॉलिटी थी। ऋग्वेद में जो फॉर्मेशन था स्टेट का, स्टेट इंस्टीट्यूशन का, वो बड़ा प्रिमिटिव था। टैक्सेशन बलि यूज होता है, बट बलि वॉज वॉलेंटरी, बलि वॉज वॉलेंटरी, है ना। तो हम ऋग्वैदिक पॉलिटी के बारे में बताएंगे कि ऋग्वेद में कैसे इवॉल्व हुआ। क्या ये मॉडर्न स्टेट था? बिल्कुल नहीं, ये प्रिमिटिव स्टेट था, लीनियज बेस्ड था, है ना। और फिर लेटर वैदिक पॉलिटी में यू विल सी दैट नाउ यू हैव राइट मोनार्क पावरफुल।
सो मोनार्की इवॉल्व करती है, मोनार्की इवॉल्व करती है। द टर्म राष्ट्र कैन बी सीन, टर्म राष्ट्र कैन बी सीन, राइट। ऐतेर्य ब्राह्मण टॉक्ड अबाउट किंगशिप, किंगशिप, ऐतेर्य ब्राह्मण टॉक्ड अबाउट किंगशिप। नाउ यू हैव रत्निन, you have Ratnins, now you have proper taxation system, so gradually the taxation system also started evolving, gradually you will see that taxation system also started, gradually they started evolving. King was called Vismata, है ना। ये सारी बात हम बताएंगे कि कैसे ऋग वैदिक से लेटर वैदिक पीरियड में इवॉल्व होने लगा, है ना, इवॉल्व होने लगा पॉलिटी। फाइन, सो दिस you have to write. Then coming to highlight the contribution of Aryabhatta, Varamihir and Brahmagupta in the field of astronomy and mathematics. So this is factual question, है ना बच्चे। जनरली हम इन सारी चीजों पर फोकस नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि ये फैक्चुअल है ना, ये हम याद नहीं रखेंगे, लेकिन राइट, साइंस टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूशन हमारे सिलेबस का पार्ट है। और they have asked Aryabhatta, Varamihir and Brahmagupta, so you can right use this. So I have mentioned some point, Aryabhatta, Varamihir and Brahmagupta, so they contributed in mathematics, they contributed in astronomy, है ना। तो आर्यभट्ट का क्या contribution है in 5th century? Fine. Then Varamihir in the Gupta period wrote Panch Siddhantaka. Then in 7th century, Brahmagupta also took mathematics to heights far beyond others. तो ये you have to write their book, you have to write their contribution, है ना। तो factual in nature, so here you don't need any right study based explanation, study based explanation. Fine. Then examine the course of Pallava Chalukya conflict between 6th and 8th century. Again it is political, पल्लवा चालुक्य कन्फ्लिक्ट। तो पहले पल्लव और चालुक्य के बारे में बताएंगे कि हाउ आफ्टर कालाभरा रूल, कालाभरा जानते होंगे आप, है ना, कालाभरा के रूल के बाद पल्लव यू विल चालुक्य का राइज हुआ, यू विल टॉक अबाउट देम। देन यू विल टॉक अबाउट हाउ इन द पुलकेशिन II के पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, पहले वो बात करेंगे कि कैसे पुलकेशिन II ने महेंद्र वर्मन को हराया, फिर कैसे महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन II को हराया और अपने आप को वातापी कोंड कहा, है ना बच्चे, जानते होंगे आप इन सब बातों को। तो यू हैव टू राइट पुलकेशिन II, यू हैव टू राइट महेंद्र वर्मन, यू हैव टू राइट नरसिंह वर्मन। उसके बाद फिर से बदला लिया गया विक्रमादित्य के द्वारा, एंड ही डिफीटेड पल्लवा रूलर एंड एज्यूम द टाइटल कांची कोंड, है ना। तो पहले की इंट्रोडक्शन लिखेंगे, है ना, कितने दिनों तक चला, क्यों पल्लव और चालुक्य आपस में लड़ते रहते थे, उनमें तो सिमिलैरिटी भी थी, ब्राह्मणिज्म को प्रमोट करते थे, लेकिन क्या क्या कारण था कि वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। फिर कोर्स बताएंगे कि क्या क्या हुआ अलग अलग फेजेस में, है ना, अलग अलग फेज है, कोई हिस्टोरियन 4 फेज में डिवाइड करता है, कोई हिस्टोरियन 2 फेज में डिवाइड करता है, तो हम उनकी बात करेंगे। हम पुलकेशिन II की बात करेंगे, महेंद्र वर्मन की बात करेंगे, नरसिंह वर्मन की बात करेंगे, विक्रमादित्य II की बात करेंगे, है ना। एंड देन यू विल ऑल्सो राइट द रिजल्ट पार्ट ऑफ इट, इसका रिजल्ट क्या हुआ। फाइन। देन कमिंग टू एग्जामिन द रोल प्लेड बाय अग्रहारा। ऑफ कोर्स दिस क्वेश्चन, रोल ऑफ अग्रहारा, right, in promotion of education, in promotion of education, right। this question is slightly typical because ये एक्सपेक्ट करना कि अग्रहारा पे फुल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर भी हम इसको लिख सकते हैं। अग्रहारा, आप सबको पता है कि अग्रहारा ब्राह्मण सेटलमेंट था, है ना, अग्रहारा ब्राह्मण सेटलमेंट था। और हम लोग साउथ इंडिया में जो एजुकेशन का डेवलपमेंट देखते हैं, साउथ इंडिया में जब हम एजुकेशन का डेवलपमेंट देखते हैं तो हम लोग ऑलरेडी बात करते हैं घातिकाज,
तो घातिकाज स्मॉल इंस्टीट्यूशन होते थे एंड अग्रहाराज बड़े इंस्टीट्यूशन होते थे, है ना बच्चे। आपने सुना हुआ है घातिकाज। दो साउथ में दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होते थे, सेंटर होते थे, राइट, फॉर एजुकेशन, फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, राइट। एक होता था घातिकाज, एक होता था राइट ब्राह्मणिकल बिगर सेटलमेंट कॉल्ड अग्रहारास, है ना। और ये क्या रोल प्ले करते थे, व्हाट वाज द रोल, सो यू हैव टू राइट दैट अग्रहारा प्लेड इंपॉर्टेंट रोल, इट वाज ब्राह्मण सेटलमेंट, है ना। एंड हमें ये बताना होगा कि दे अप्रिशिएटेड एजुकेशन एज कम्युनिटी एफर्ट। अग्रहार के बारे में हम ये बताएंगे कि ये कम्युनिटी एफर्ट है ना। ब्राह्मण्स को राइट बहुत सारे एडवांटेजेस दिए जाते थे और बहुत सारे लोगों को, स्कॉलर को वहां लाया जाता था, चाहे कदंब का इंस्क्रिप्शन हो, मयूर शर्मन का, या चालुक्य का इंस्क्रिप्शन हो। हमें इसका एविडेंस मिलता है कि हाउ द ब्राह्मण्स राइट जो स्कॉलर होते थे उनको बुलाया जाता था और वे एजुकेशन देते थे। हमारे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन उसमें है। मतलब रूलर डेलिबरेटली ये काम करता था ताकि एजुकेशन लोगों को मिल सके, और जो बड़े बड़े स्कॉलर होते थे चाहे वो कहीं के हो, उनको बुलाया जाता था, राइट। सो यू हैव टू राइट ऑल दिस एंड देन यू हैव टू राइट व्हाट वाज द रोल दे प्लेड रोल इन, you can say, in developing educational centers, like हमारे यहां अभी यूनिवर्सिटी है, उस तरीके का रोल ये प्ले करते थे, यूनिवर्सिटी वाला रोल। दे इमर्ज्ड एज यूनिवर्सिटी, और यू कैन से पाठशालाज और विद्यापीठ। दे प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, है ना। क्या क्या रोल था उनका, मैंने कहा कि एजुकेशनल सेंटर बन गए थे, है ना। क्या क्या रोल था उनका, वे टेक्स्ट को, मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने में रोल प्ले करते थे। दे प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग दैट हेल्दी स्पिरिट ऑफ एकेडमिक डिस्कशंस, है ना। ये जो एकेडमिक डिस्कशन करवाते थे, आर्गुमेंट करवाते थे, ग्रुप डिस्कशन करवाते थे, इससे एक हेल्दी स्पिरिट बनती थी। सो दिस काइंड ऑफ आंसर यू हैव टू राइट। एंड अग्रहारा के बारे में डिटेल you can also talk about agraharas. You can give this kind of introduction that agraharas emerged as the foremost educational institution in southern India. याद रखिएगा, southern India during the medieval period. And you have these two examples. You have these two examples, कदम्बाज और चालुक्य का एग्जाम्पल है ना बच्चे। कदम्ब का एग्जाम्पल है और चालुक्य का एग्जाम्पल है। ये दो एग्जाम्पल आपको बताता है कि कैसे राजा जो होते थे, किंग जो होते थे मिडिवल पीरियड के, है ना, अर्ली मिडिवल खासकर, वे दे वर इनवाइटिंग स्कॉलर्स फ्रॉम आउटसाइड, फाइन, जस्ट टू राइट create this kind of system, ecology, right? So you can always wrote about Kadamba inscription, you can always talk about Chalukya king Vikramaditya's inscription. So they all suggest that how you can say rulers were actively promoting the Brahmins from outside, giving them all kind of facilities, है ना, उनको ग्रांट देते थे, सारी फैसिलिटी देते थे, और उनका काम होता था प्रिजर्व करना टेक्स्ट को, नॉलेज को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को, और इंपार्ट करना एजुकेशन को। फाइन, देन नेक्स्ट, नाउ कमिंग टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में आते हैं बच्चे। फाइन, सो जस्ट आई एम गिविंग यू एन आइडिया, राइट, ताकि आगे आने वाले दिनों में भी कुछ इनपुट आपको मिले। आप जानते हो कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंपलसरी होता है।
यू हैव टू राइट 5 क्वेश्चन, 10 मार्क्स इच, है ना, अराउंड 150 वर्ड, है ना। अगर कोई बहुत ही कठिन क्वेश्चन है तो यू कैन राइट 120 वर्ड, 125 वर्ड। फाइन, जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इलस्ट्रेट द मेन फीचर्स ऑफ वेसर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर। वेसर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर, मेन फीचर्स बताना है। तो सबसे पहले तो वेसर स्टाइल को आप बता देंगे, वेसर स्टाइल। एंड वेसर स्टाइल इज ए हाइब्रिड स्टाइल, इसमें नगरा एंड द्रविड़ दोनों का फीचर होता है। एंड देन यू विल ऑल्सो मेंशन दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्नड़ द्रविड़। सो एक्चुअली ये कर्नाटका के एरिया में डेवलप हुआ। एंड वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर यू विल सी अंडर द चालुक्यास, under the Rashtrakutas, and then under the Hoysalas, है ना। आप सबको पता है कि होयसला कुछ टेम्पल को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि यह क्वेश्चन क्यों पूछा गया, राइट। सो एक्चुअली वेसर स्टाइल चालुक्य ऑफ वातापी या बादामी के टेम्पल्स में भी दिखते हैं, राष्ट्रकूटा के टेम्पल्स में भी दिखते हैं, कल्याणी चालुक्य के टेम्पल में भी दिखते हैं, और होयसलाज हलेबिड में, राइट, आपको जो टेम्पल हैं उसमें भी आपको दिखते हैं। फाइन, सो you have to write it, you have to give some example also of Aihole, of Pattadakal, right, you have to give example of Ellora, Gadag, you have to give example of Halebid, है ना। आप कुछ टेम्पल का उदाहरण भी दे सकते हैं। एंड देन यू हैव टू राइट सम फीचर्स। बच्चे फीचर्स में आपको यह बताना है, मैंने पहले तो बता दिया कि इसका कोई अपना फीचर नहीं होता, ये दोनों फीचर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर वेसर स्टाइल के कुछ फीचर्स की बात की जाए तो इसका पहला फीचर है डेकोरेशन। इसको कहते हैं, है ना, इस टेम्पल आर्किटेक्चर को कहते हैं स्कल्पचर्स आर्किटेक्चर। मतलब डेकोरेशन पे, स्कल्पचर मेकिंग पे बहुत फोकस किया जाता है। तो यू कैन ऑलवेज राइट दैट स्कल्पचर मेकिंग और डेकोरेशन इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। यह बात समझ में आई। तो वेसर स्टाइल के जो टेम्पल आर्किटेक्चर होंगे वो बहुत सजे हुए होंगे, है ना बच्चे, वो बहुत सजे हुए होंगे, राइट। इसको कहा जाता है स्कल्पचर्स आर्किटेक्चर, डेकोरेशन होगा, राइट। इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होगी, जैसे नगर में तो हाई प्लेटफॉर्म होता था, इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होगी। देन यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट इसका जो बेस होगा स्टार शेप्ड बेस्ड, ये आप सब जानते होंगे, खासकर होयसलास यू विल सी स्टार शेप्ड बेस, राइट। यू विल सी मंडपास जो होंगे वो ओपन होंगे, ओपन मंडपास, open mandapas. You will see many subsidiaries, right, subsidiary shrines. You will see compound wall, compound wall. तो you can talk about 4-5 features. ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप कम से कम 4-5 नए फीचर्स को भी ऐड कर दोगे। तो पहले एक इंट्रोडक्शन लिखोगे कि वेसर स्टाइल है क्या, कहां कहां मिलता है, किन किन राजाओं ने प्रमोट किया है, कुछ टेम्पल का नाम याद हो तो लिख सकते हो, right? And then you have to write some features. Done? So evaluate the Firoz Shah Tughlaq's economic policy. You have to introduce Firoz Shah Tughlaq and you have to evaluate. You have to evaluate. So you have to write the policies. You have to write the policies and then you have to write the result. You have to write the result. ये मेरी बात समझ रहे हो? Evaluate the you can say Firoz Shah Tughlaq's economic policies. So you have to actually write not only policies, you have to write the result. Policies में क्या क्या लिखेंगे? Policies में you can write his revenue policy, how he abolished all those taxes which were not sanctioned by Quran.
फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद होगा आपको कि इनकी हालत बहुत खराब है ना। ये सबको मनाना चाहते थे, सबको अपीज करना चाहते थे, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, सबको खुश करना चाहते थे, फ्री हॉस्पिटल, फ्री ये है ना, फ्री सर्विस है ना, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, वेलफेयर वर्क, बिल्डिंग एक्टिविटीज, खर्चा, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू का बेस घटना और खर्चा ज्यादा बढ़ना, इकोनॉमिक मॉडल। वाई? बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक पीपुल हैप्पी, उलेमा हैप्पी। जितने रेबेल्स थे उनको वो खुश करना चाहते थे। जागीर हेरिडिटरी, jizya imposed on brahmanas, all those taxes which were not sanctioned by Quran, you will see abolished. Only one tax, irrigation tax, hake surb, आपको पता होगा 10% that was taken. Then you have दीवाने बंदगान, slave department, है ना। So हम इनके पॉलिसीज के बारे में लिखेंगे और इनकी पॉलिसीज के बारे में लिखने के बाद बताएंगे कि ये इकोनॉमी को राइट उतना इंप्रूव नहीं कर पाए। प्रॉस्पेरिटी थी, पैसा आया राइट, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी राइट उस हिसाब से ठीक नहीं हो पाई। अलाउद्दीन खिलजी वॉज ए बेटर इकोनॉमिस्ट देन फिरोज शाह तुगलक, है ना। तो फिरोज शाह तुगलक के इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण से इनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। सो एक्चुअली इनके पॉलिसी के कारण से यू विल सी द डिक्लाइन ऑफ सल्तनत, डिक्लाइन ऑफ सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। सो हमें उसको वहां से लिंक भी करना है, ठीक है। सो दीज आर शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास 4-5 आइडिया भी हो तो आप लिख सकते हैं। नाउ इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कलंदरिया, कलंदरिया टू मिडिवल इंडियन कल्चर। कलंदरिया, कलंदर। बच्चे अगर आप वैसे समझें तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ दिया। सूफिज्म को आप जानते हो, कलंदर दे वर ऑल्सो वॉन्डरिंग सूफीज, वॉन्डरिंग दरवेश, घुमक्कर, घूमने वाले, कलंदर है ना, कलंदरिया। तो सूफी ही थे ये वॉन्डरिंग दरवेश थे, घूमने वाले थे, घुमक्कर थे। हमें उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बता। आई होप यू आर गेटिंग दैट। सपोज अगर आपने नाम सुना है, पंजाब एरिया में कलंदर बहुत पॉपुलर थे, बुल्ले शाह। अगर नहीं भी नाम सुना है तो कंट्रीब्यूशन लिखना है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन होगा आप खुद सोचो। वो सूफी जो घूम रहे हैं, उनका एक हेड ऑफिस नहीं है, उनका एक खनकाह नहीं है, उनका एक हेडक्वार्टर नहीं है, वो सभी जगह घूम रहे हैं, निफिक्र हैं, कुछ जमा नहीं कर रहे हैं। दे टॉक्ड अबाउट दे राइट इनर डेवलपमेंट, दे टॉक्ड अबाउट इनर डेवलपमेंट, इनर डेवलपमेंट, नॉट आउटर डेवलपमेंट। दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट लव, डिवोशन, टॉलरेशन, रिस्पेक्ट, रेन्यूंसिएशन, है ना, है ना। छोड़ने का भी एक अलग मजा है ना बच्चे, सब कुछ त्यागने का भी एक अलग मजा है। सो दे वर मस्त कलंदर, है ना, किसी का फिक्र नहीं। दे वर डिफाइंग ऑल द ट्रेडिशन, है ना, दे वर डिफाइंग ऑल द ट्रेडिशन। सो दे एक्चुअली talked about these values, they talked about toleration। अगर बहुत घूमेंगे तो प्रचार करेंगे, है ना, दो कल्चर साथ आएंगे, है कि नहीं। ऑफ कोर्स छोटे छोटे जगह पे जाएंगे तो छोटा छोटा आप देखते होंगे राइट, एक वर्शिप प्लेस, एक छोटा सा सेंटर वो डेवलप होगा डिफरेंट एरियाज में, पॉपुलैरिटी होगी सूफी आइडिया की। So these are some contribution of कलंदरिया। डन। तो मैं केवल आपसे यह कहना चाह रहा था कि जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें वो एक्सपेरिमेंट करते हैं।
तो जरूरी नहीं कि आपके पास 10 पॉइंट हो, अगर 3-4 पॉइंट भी हो तो आप लिख सकते हैं। एक्चुअली दे आर कंपेलिंग यू टू थिंक। वो आपको कंपेल कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आपको कुछ लिखना होगा, है ना, तुझे लिखना होगा, तुझे सोचना होगा, लाइक दैट। सो यू डोंट हैव ए प्रिपेयर्ड नोट्स फॉर दैट। एंड बिलीव मी, ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स देते हैं। आप देख लेना, आप में से जिन्होंने ये लिखा होगा, राइट, आप कहेंगे कि यार मार्क्स अच्छा है, और जो प्रिपेयर्ड लिखा है उसमें मार्क्स कम आए। Anyhow, then you are coming to discuss the main features of Malwa School of Painting. Again, and they are saying with examples, है ना, मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में बताना है। अब ये तो और खतरनाक है, मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग। So you have different school of painting, but Malwa school of painting is never an important area. But अगर आपको याद हो हिस्ट्री ऑप्शनल में, they have already asked चौरा पंचासिका। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, चौरा पंचासिका स्टाइल। तो जब चौरा पंचासिका स्टाइल they have asked, so why can't they ask Malwa school of painting? एक्चुअली मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग इज ऑल्सो ए मिनिएचर पेंटिंग, है ना, ये भी तो एक मिनिएचर ट्रेडिशन है। एंड मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग एक्चुअली you will see the Persian influence, then you will see Rajput influence in Malwa school of painting. You will see bold color, flat images, bold colors, flat images. So these are some important features of Malwa school. ये miniature थे, ये पर्शियन इन्फ्लुएंस थे, ये राजपूत इन्फ्लुएंस थे, राजपूत थीम भी थे, है ना, इनमें हिंदू माइथोलॉजिकल थीम्स है ना। सो यू कैन राइट ऑल दीज थिंग। इनमें हंटिंग सीन भी है, कोर्ट सीन भी है, फाइन। सो यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग एंड देन यू हैव टू टॉक अबाउट नीमत नामा, है ना। नीमत नामा इज एन एग्जाम्पल। नीमत नामा, राइट, इट्स ए बुक ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड कुकरीज, राइट, हाउ टू कुक, नीमत नामा। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, नीमत नामा, नीमत नामा, राइट। तो मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में हम लिखेंगे कि ये अर्ली मिडिवल इंडिया का पेंटिंग है, मिनिएचर ट्रेडिशन है। इसके फीचर्स हैं बोल्ड कलर, फ्लैट इमेजेस, इसके फीचर हैं डेकोरेशन, इसके फीचर हैं हिंदू माइथोलॉजिकल थीम, इसके फीचर हैं हंटिंग, कोर्ट सीन्स, है ना। इसमें पर्शियन इंपैक्ट भी है, इसमें राजपूत इंपैक्ट भी है ना। तो मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग मिडिवल इंडिया, अर्ली मिडिवल इंडिया, राइट, में इमर्ज करता है, और ये सारी पेंटिंग इन्फ्लुएंस करेगा आगे, राइट, सल्तनत काल में, मुगल काल में ये पेंटिंग इन्फ्लुएंस करेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, नीमत नामा, यू हैव टू राइट, इट्स ए बुक ऑन कुकरी, फाइन। नाउ कमिंग टू हाईलाइट द फीचर्स ऑफ पोर्तुगीज कॉलोनियल इंटरप्राइज। तो पोर्तुगीज कॉलोनियल इंटरप्राइज के बारे में क्या क्या फीचर लिखेंगे। यू ऑल नो दैट 1498 वास्को डिगामा, एंड देन यू हैव गवर्नर, you have Almeida, you have Albuquerque, then you have Estado da India. तो इसके फीचर क्या क्या थे, हमें पोर्तुगीज कॉलोनियल इंटरप्राइजेस के बारे में हमें एक इंट्रोडक्शन लिखना है। देन इसके फीचर्स क्या क्या थे। इसके फीचर थे कि दे बिलीव्ड इन मोनोपोली, दे बिलीव्ड इन मोनोपोली, दे बिलीव इन कार्टाज सिस्टम, they believed in कार्टाज सिस्टम। आपने जरूर सुना होगा, मोनोपोलाइजिंग परमिट डेवलप किया, कार्टाज सिस्टम डेवलप किया। मोनोपोलाइज करना चाहते थे, कोई और नहीं, केवल हम, ओनली वन, पोर्तुगीज, है ना। स्पाइस ट्रेड से सबको, लग्जरियस स्पाइस ट्रेड सबको हटा दिया। दे वर वेरी एग्रेसिव। व्हाट वाज द फीचर, दे वर वेरी एग्रेसिव, एग्रेशन था उनमें।
Their feature was their religious zeal. Feature was religious zeal, है ना बच्चे. Their feature was slave trade. Their feature was mixing with locals, marriage with locals. Their feature was fortification. राइट. तो हमें पोर्तुगीज कॉलोनियल इंटरप्राइजेस के फीचर पे बताना है, फीचर को बताना है ना. हमें एक इंट्रोडक्शन देना है, फिर हमें उनके फीचर के बारे में बताना है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट एनालाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आचार्य ट्रायम्बुरेट. राइट बच्चे, ये प्रिपरेशन राइट ये हम लोग सब करते ही हैं वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग अर्ली मिडेबल पीरियड. सो यू हैव टू राइट हियर शंकराचार्य अद्वैत. राइट, सो यू हैव टू राइट हियर 3 बारे में आपको लिखना है. आपको शंकराचार्य के बारे में लिखना है, रामानुजाचार्य के बारे में लिखना है, माधवाचार्य के बारे में लिखना है. हमें शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के बारे में लिखना है, रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत के बारे में लिखना है, माधवाचार्य के द्वैत के बारे में लिखना है ना. वेदांत सिस्टम को इन तीनों ने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया. तो हमें शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के बारे में लिखना है. राइट, हमें रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत विच गेव राइज टू भक्ति ट्रेडिशन. ये पता होगा आपको कि रामानुजाचार्य राइट भक्ति ट्रेडिशन को इन्होंने प्रमोट किया. तो हमें इस टॉपिक में हमें कंट्रीब्यूशन लिखना है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य में. चूंकि हमें एनालाइज करना है तो नेचुरली रामानुजाचार्य एक्चुअली पॉपुलैरिटी ज्यादा हुई. राइट, पॉपुलर ज्यादा हुआ क्योंकि ये भक्ति ट्रेडिशन को. शंकराचार्य ज्ञान मार्ग की बात करने लगे. तो शंकर, आपको पता है कि ज्यादा ज्ञान देने वाला आदमी पॉपुलर नहीं होता है ना. ये बात आपको पता है कि जो ज्यादा ज्ञान देता है तो ज्ञान की बातें बहुत सारे लोग नहीं ज्यादा सुनना चाहते. तो पॉपुलर ज्यादा कौन हुआ? रामानुजाचार्य. तो यू हैव टू एनालाइज द कंट्रीब्यूशन, यू हैव टू राइट अबाउट देम, देन यू हैव टू एनालाइज. व्हाट वाज एक्सेप्टेड बाय पीपल. पॉपुलैरिटी किनको मिली, तो हमें उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में बताना है. जितनी ज्यादा लोगों को समझ में आई राइट वो पॉपुलर उतने हुए. ठीक. नाउ कमिंग टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द पोजीशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम विमेन इन 13th एंड 14th सेंचुरी. बच्चे 13th एंड 14th सेंचुरी के कंपेयर जब हम करेंगे तो चाहे वो हिंदू और मुस्लिम विमेन हो. पहली बात, जब हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे स्टेटस ऑफ विमेन, तो हम पहले बात करेंगे कि जो फॉरेन राइट ट्रैवलर्स थे, चाहे वो इब्न बतूता हो या बाकी कोई भी जो ट्रैवलर है, फॉरेन ट्रैवलर है, वही केवल स्टेटस ऑफ विमेन के बारे में कुछ आइडिया हमें देता है. और हिंदू एंड मुस्लिम विमेन, चाहे हिंदू विमेन या मुस्लिम विमेन, जो प्रिविलेज्ड क्लास के थे उनको एडवांटेज था, उनकी स्थिति अच्छी थी. जो प्रिविलेज्ड क्लास के नहीं थे, रूलिंग क्लास के नहीं थे, उनको एडवांटेज नहीं था. है कि नहीं बात? तो जो प्रिविलेज्ड क्लास के थे उनको एजुकेशन भी मिलता था, उनको अपॉर्चुनिटी भी थी, वे किताबें भी लिखती थी, वे शासन भी करती थी. यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ सपोज हिंदू विमेन रुद्रमा देवी ऑफ काकातियाज. आप उदाहरण दे सकते हो रुद्रमा देवी ऑफ काकातियाज. यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ रजिया सुल्तान. है ना बच्चे, 2 उदाहरण तो क्लियरली दिखते हैं 13th 14th सेंचुरी में, रुद्रमा देवी एंड रजिया सुल्तान. तो जो प्रिविलेज्ड क्लास के थे, रूलिंग क्लास के थे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनका स्टेटस अच्छा था, उनको एजुकेशन भी मिलता था, उनको अपॉर्चुनिटी थी, है ना, उनको थोड़ा लिबरल ट्रीटमेंट मिलता था. लेकिन जो नीचे के लेवल पर थे उनको वही सेम प्रॉब्लम, राइट, पर्दा सिस्टम, सती, राइट, जितनी भी परेशानियां हैं, एजुकेशन से भी दूर रहना, वो सारी
उनको कहना पड़ता था। फाइन। तो हमारे पास उदाहरण जरूर है कि किताब लिखने वाली, रूल करने वाली विमेन है, लेकिन वो सब प्रिविलेज्ड क्लास के माने जाते हैं, रूलिंग क्लास के माने जाते हैं। कॉमन मैन की स्थिति खराब थी और हिस्टोरियन ऑर्डिनरी मैन के लिए, कॉमन मैन के लिए कुछ कहते नहीं, तो बहुत ज्यादा डिटेल्स भी हमारे पास नहीं है। जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उन्हीं के अकाउंट से हमें इनके बारे में पता चलता है। डन, राइट। तो यू कैन राइट दिस ऑल्सो। सो दीज आर राइट। आप ये मत सोचना कि इसमें कंटेंट कम है। बच्चे, आपको जबरदस्ती एक दो क्वेश्चन ऐसा लिखने के लिए कहा जा रहा है जिसमें कंटेंट कम हो, लेकिन आप हिम्मत करो लिखने का, है ना, आप हिम्मत करो उस पर बात करने का। सो दिस इज एक्चुअली हाउ वी डेवलप। फाइन। सो कंटेंट तो नहीं है, ये बात मान लिया, लेकिन फिर भी जो है उसको अप्लाई तो किया जा सकता है। एनी एग्जामिन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पेजेंट अपराइजिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। तो हमें पेजेंट अपराइजिंग का उदाहरण देना है, पेजेंट अपराइजिंग का उदाहरण देना है ना। इन 18th सेंचुरी you can give example of Jat revolt, you can give example of Satnami revolt, you can give example of Bundela revolt, you can give example of even Marathas, they were also peasant। तो हम इनका उदाहरण देंगे, हम इनका उदाहरण देंगे कि पेजेंट अपराइजिंग औरंगजेब के पीरियड में बहुत ज्यादा हो गया। देन दे आर आस्किंग दैट causes and consequences. Then you will write the causes. Causes you can write the economic cause, the religious cause, right? Sometime religious cause also, economic cause, taxation. Then you can also mention, right, the oppression by local governor, oppression by local governor। ऐसा भी हमें मिलता है उदाहरण कि मथुरा के जाट या बाकी जगह भी ऑपरेशन का उदाहरण मिलता है। तो हम इन कॉजेज के बारे में बताएंगे। एंड देन व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? डिक्लाइन ऑफ मुगल। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा इसका? डिक्लाइन ऑफ मुगल, है ना। तो कॉन्टिन्यूअस रिवोल्ट, you will see the economic system, the political system started collapsing, you will see जागीरदारी crisis, है ना बच्चे। तो these kind of, you can talk about Irfan Habib agrarian crisis, you can talk about Satish Chandra जागीरदारी crisis, है ना। तो जहां कहीं भी हो वहां पर हिस्टोरियन का इनपुट देना जरूरी होता है। हिस्टोरियन का इनपुट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। डन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इंस्टीड ऑफ ब्रिंगिंग क्रेडिट द इबादत खाना, यू ऑल नो डिस्कशन ब्रॉट ग्लोइंग डिस्क्रेडिट टू अकबर। कॉमेंट, तो अकबर के रिलीजियस पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन है कि इबादत खाना वॉज वन इनोवेशन बाय अकबर, ही वांटेड टू नो डिफरेंट फेथ, है ना। तो हम इबादत खाना के बारे में बताएंगे कि कहां बनाया गया, क्यों बनाया गया, है ना, क्या पर्पस था। तो उनको लगा कि सबको सुनना चाहिए, कोई बुराई नहीं है सबको सुनने का, लेकिन इट ब्रॉट डिस्क्रेडिट, बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी, इसमें कमेंट है, ऐसी बात नहीं थी कि इट ब्रॉट डिस्क्रेडिट, बट यस देयर वाज ए हिस्टोरियन कॉल्ड बदायूनी, राइट, बदायूनी, he criticized, right, he criticized this kind of approach। बदायूनी का कहना था कि अकबर का ये टाइम बर्बाद कर रहे थे अकबर। उलेमास, they were not ulema, they were not satisfied, है ना। तो ऐसी बात हम नहीं लिखेंगे कि it brought discredit, of course it helped him in evolving।
what you call deen ilahi, right, tawheed ilahi. So बदायूनी ने इसको क्रिटिसाइज किया, बदायूनी ने इसको क्रिटिसाइज किया, ऑफ कोर्स किया. एंड मुंतखाबुल तवारिक का जिक्र कर सकते हैं आप. यू कैन मेंशन दैट it was a deviation according to Badauni. He was very critical, and according to Badauni it was a deviation from Islamic principles. तो हम कमेंट में लिखेंगे कि हाँ, बदायूनी जैसे लोगों के लिए it brought discredit to Akbar, but he evolved as a national monarch, right? तो ऐसी बात नहीं थी कि इबादत खाना से केवल प्रॉब्लम्स ही थी, इबादत खाना से. फाइन. Now, coming to how did the Maratha guerrilla warfare tactics contribute to their military success against larger and, right, more established armies. So you can just mention that Maratha guerrilla warfare tactics से क्या क्या लाभ हुआ. Fine. और कैसे suppose against Mughal they started getting success. Fine. So you can just, this is a general question, you can elaborate that examine the role of Asaf Jahi dynasty, right? Of course it is a political question, Asaf Jahi dynasty. And Asaf Jahi dynasty, you all know that Chinkilich Khan, Nizamul Mulk, you have to write 1724, Nizamul Mulk, right, Nizamul Mulk. He actually played very important role, Chinkilich Khan. He brought peace, he brought order, है ना. तो 1724 से लेकर 1748 तक, देन यू हैव कर्नाटिक वॉर. तो हैदराबाद को कैसे उन्होंने प्रॉस्पेरस बनाया, ऑर्डर दिया, कैसे उन्होंने बैलेंस किया रिलेशनशिप, है ना. निजामुल मुल्क ने, असफ जाह ने, जिसको चिनकिलिच खां कहते हैं, कैसे उन्होंने बैलेंस किया अंग्रेजों को, फ्रेंच को, मराठा को. ये बात मेरी समझ रहे हैं. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ ट्रांसफॉर्मेशन, सो हाउ ट्रांसफॉर्मेशन बाय बैलेंसिंग एक्ट, है ना. तो उन्होंने बैलेंस किया, मुगल को एक तरफ, इंग्लिश, फ्रेंच, राइट, मराठाज, है ना. तो सबसे, किसी से दोस्ती, किसी से झगड़ा. तो हाउ he managed, and after that you will see Carnatic war. तो कैसे हैदराबाद के असफ जाही डायनेस्टी ने, राइट, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, यू हैव टू एग्जामिन. बट ये हुआ नहीं. यू नो दैट आफ्टर हिज डेथ देयर वाज सक्सेशन इशू, एंड अगेन देयर वाज, राइट, ऑफ कोर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूरोपियंस. तो हमें आपको वो बैलेंसिंग दिखाना है कि निजामुल मुल्क ने कैसे वो बैलेंसिंग एक्ट किया. Done. Then discuss the contribution of Bahmani Sultan to the development of Indo-Islamic architecture. So actually they are asking about Bahmani architecture. Bahmani architecture. तो बहमनी आर्किटेक्चर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें बताना है कि Bahmani Sultan or developed a architecture which was of course a fusion between Persian style, Turkish style and some local style. So you will see a fusion in Bahmani architecture. You will see a fusion of Persian style, fusion of Turkish style, and then some local features. राइट. ऑफ कोर्स इट वाज ए काइंड ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, लेकिन ये फ्यूजन था पर्सियन, टर्किश और लोकल स्टाइल का. फाइन. एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन मेंशन देयर वाज आर्क एंड डोम, देयर वाज जाली, देयर वाज यूज ऑफ बेसाल्ट स्टोन, locally available basalt stone. Then you can also mention there was decoration like calligraphy, right, like floral decoration. So you can of course mention all those points. And then you have to give example that बहमनी आर्किटेक्चर में फोर्ट भी है, गुलबर्गा फोर्ट, बीदर फोर्ट, उदाहरण देंगे फोर्ट का. देन यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ मदरसा, देन यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ मॉस्क, जामा मॉस्क,
देन यू कैन एग्जाम्पल ऑफ टॉम, है ना, हम चारों का उदाहरण देंगे, राइट। फोर्ट मेकिंग भी है, मदरसा मेकिंग भी है। महमूद गवाह के बारे में आप जानते होंगे, यू विल राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ महमूद गवाह, है ना। तो बहमनी आर्किटेक्चर you have to write, and of course it was one of the expression of Indo-Islamic architecture, Indo-Islamic architecture, right। तो हम ये सारी बात करेंगे इसके बारे में। then evaluate the impact of third battle of Panipat in the political economy, है ना बच्चे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, आपको पता है मराठा और अब्दाली के बीच में, लेकिन हमें इस इंपैक्ट में बताना है कि हाउ दिस वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश, हाउ दे एक्चुअली एक्सप्लॉइटेड दिस सिचुएशन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी। सो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ऑफ कोर्स वाज ए डिजास्टर फॉर मराठास, ऑफ कोर्स it was a victory for Abdali, or you can say outsiders, but who used this opportunity? Third battle of Panipat, British. So actually it was an opportunity for the British, and they exploited the economy, they exploited the situation, exploited the polity, right। तो हमें बताना है कि कैसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने उनको हेल्प किया जो इसके पार्टी नहीं थे, है ना। तो ये वाला एंगल हमें ज्यादा इस पे बात करना है। एंड देन examine the process of urbanization caused by the establishment of European trading companies। बच्चे इसमें आपको राइट मैप बनाना है, यू हैव टू राइट अबाउट फैक्ट्रीज, है ना। हम फैक्ट्रीज के बारे में बात करेंगे कि जितनी भी फैक्ट्री थी कैसे इसने एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट किया। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर में भी राइट अर्बनाइजेशन प्रमोट हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां जहां हुई, है ना। तो लेकिन यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के आने से जो कुछ पुराने अर्बन सेंटर्स थे वो कमजोर भी पड़ने लगे। तो यू हैव टू एग्जामिन, ऐसी बात नहीं थी कि केवल अर्बनाइजेशन हो रहा था, ये तो गलत हो जाएगा। आप मैप बनाएंगे, दिखाएंगे फैक्ट्री को, आप बताएंगे कि फैक्ट्री जहां जहां थी वहां अर्बनाइजेशन ऑफ कोर्स डेवलप हुआ, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि केवल अर्बन सेंटर्स अर्बनाइजेशन डेवलप हुआ। बहुत सारे जो अर्बन सेंटर्स थे, राइट, उनका धीरे धीरे नुकसान भी होने लगा जो उनके इंटरेस्ट के नहीं थे। तो हमें उसको एग्जामिन करना है। सो दीज आर राइट इन ब्रीफ, जस्ट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दीज क्वेश्चन। सम क्वेश्चंस आर ऑफ कोर्स नॉट इंफॉर्मेशन बेस्ड, उसमें कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, लेकिन एग्जामिनर शायद राइट यूपीएससी शायद आपसे चाहता है कि आप उस पर कुछ लिखें, राइट। सो दिस इज द पेपर 1, फाइन। सो होप आपको कुछ पॉइंट मिला होगा, कुछ आइडिया मिला होगा। मैं इस सेशन को राइट छोटा रखना चाहता था ताकि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो आपका, और आपको कुछ इनपुट मिल जाए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइन। So thanks a lot for watching, right, and all the best for your exam. Thank you.